रात में पंखा चला के सोए, सुबह बाहर आके देखा खोला। 4 बजे बहुत खोला था। हाँ 4 बजे ओके चलिए, तो तुगलक वंश चल रहा था ना, तुगलक वंश चल रहा था, इसी पे आगे काम करते हैं थोड़ा सा। और हमने अभी तक जो पढ़ लिया था बेसिकली गुलाम वंश खत्म हो गया प्रॉपर तरीके से, खिलजी वंश प्रॉपर खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब देख लिए, ठीक है। और उसके बाद में तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में जो है बेसिकली जैसे आपसे पूछा जाता है जो क्वेश्चन, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के पूछे जाएंगे एक्सपीडिशंस, क्या क्या अभियान रहे, किस तरीके के उसके अभियान थे और कौन से कार्य उसने उस समय में किए, ठीक है। तो 2-3 अभियान भी हमने देखे थे, ठीक है। कौन कौन से अभियान थे? एक तो कराची अभियान था, दूसरा खुरासान अभियान, ठीक है। 2 अभियान थे, 2 अभियानों को भी देखा था, साथ में उसके द्वारा किए गए मेजर वर्क या कार्य भी देखे थे, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक। और फिर उसके समय में जैसे इब्न बतूता वगैरह है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिरोज तुगलक, ठीक है, या फिरोज शाह तुगलक हम लोग जिसको बोलेंगे, एकदम मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा मत मान लीजिएगा इसको, बिल्कुल नहीं, कजिन ब्रदर है, ठीक है, कजिन ब्रदर है। मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अभी गद्दी के ऊपर आके बैठे। इसके बाद में हुआ क्या था, अचानक से जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक्सपेडिशंस में यहाँ पर सिंध के ऊपर अटैक करने निकले थे, तो सिंध के ऊपर अटैक करने के दौरान रास्ते में बीमार पड़, तिठा नाम का एक जगह है, प्लेस है, भी रास्ते में पड़ता है, वहीं पे बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मृत्यु हो गई थी, किसी ने मारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतिहास में तो बहुत सारी बातें लिख देते कि किसी ने मार दिया होगा ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। तो उसके बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक का काल आता है, जो 1351 से लेकर 88 तक यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जिस तरीके की नीतियों का पालन करता है, जिस तरीके की पॉलिसीज को फॉलो करता है, उससे एक बात बहुत क्लियर, वो क्लियर ये थी कि इसकी जो नीतियां हैं या पॉलिसीज जो है वो उदारवादी तो नहीं, ठीक है, उदारवादी नहीं मानी जाती। अगर हम कहें कि उदारवादी जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ उदार नीतियां फॉलो करी या गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ उदार नीतियां फॉलो करी, इसने नहीं करी। ये कह सकते हो आप, अगर मैं एक शब्द इसके लिए यूज करूं, ये अपने धर्म को लेकर थोड़ा कट्टरवादी भी था और दूसरे को धर्म को लेकर थोड़ा बहुत असहाय भी महसूस करता था, ठीक है। इसलिए उसने कई तरीके के प्रतिबंध अपने समय में भी लगाना शुरू करे और प्रतिबंध के साथ साथ में अपने धर्म में भी कई तरीके के सुधार करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल हम लोग एक तो धार्मिक नीति के तहत पढ़ते ही पढ़ते, धार्मिक नीति कुछ अलग तरीके की इसके तो हमें देखने को मिलती ही है, ठीक। चलिए, अभी शुरुआती अभियान के अंदर ही अगर हम लोग देखें तो इसने बंगाल में 2 अभियान करे थे, ठीक है। मैंने जैसे बोला इसकी नीतियां कैसी हैं, एकदम फेवरेबल नहीं है किसी भी, अगर आप देखोगे पब्लिक के लिए, तो उसमें 2 नीतियां ये साफ दिखाई दे रही है बंगाल में, 2 अभियान, और ये दोनों अभियान टेम्पल से रिलेटेड है, मंदिरों से रिलेटेड माने जाते हैं। हालांकि माने तो गए हैं कि ये अभियान किसके लिए है, बेसिकली 2 तरीके से बंगाल को कब्जा करने के लिए या उसके ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ से ये पता चलती है कि यहाँ पर जब इसने अभियान किया था तो ज्वालामुखी मंदिर यहाँ पे पड़ता है, उस बेसिकली ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर अटैक करके यहाँ पे वहाँ की बहुत सारी पांडुलिपियां वगैरह कलेक्ट करी और कलेक्ट करके कम से कम 1300 पांडुलिपियों का इसने संस्कृत से अनुवाद किसमें करा दिया था, इसने फारसी में अनुवाद, क्योंकि भाषा क्या थी उस समय की, फारसी हुआ करती थी। तो इसने 1300 पांडुलिपियों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया था, जो पांडुलिपियां इसे कहां से प्राप्त हुई थी, ज्वालामुखी मंदिर से। कौन से अभियान के तहत, जब ये बंगाल के अभियान के लिए निकला था, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जरूरी है। दूसरी चीज जगन्नाथपुरी का टेम्पल, ठीक है, बंगाल के अंदर बहुत पॉपुलर, सुनते हैं हम लोग बार बार नाम आता है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा बंगाल सभी की पार्ट था उस समय, उड़ीसा में बहुत नाम सुनते हैं हम लोग इसका। तो उड़ीसा में टेम्पल था लेकिन बंगाल की टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था। तो जगन्नाथपुरी के टेम्पल के ऊपर भी अटैक और उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम इसने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक इन 2 टेम्पल्स के बेसिकली अभियान में बहुत ज्यादा इस समय बदनाम हो चुका था, उसकी इमेज बहुत पॉल्यूट हो चुकी थी। जो शासक अभी तक अपनी इमेज संभाल के रखे थे, भारत में सहिष्णु नीतियों
तरीकों को अपनाए हुए थे, वही में जाके इसने पोल्यूट कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा था कि इसने क्या करा था, हिंदू त्योहारों के साथ में भी मिलके मनाना भी शुरू किए थे, है ना। जैसे कल होली का भी एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे इसने ऐसी नीतियां लगा दी थी जिसके थ्रू मुस्लिम धर्म के भी लोग इनसे परेशान थे, ठीक है। तो चलिए और आगे देखें, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो संस्कृत से फारसी में इसने अनुवाद कराया था, इस अनुवाद को करा किसने था, अजीजुद्दीन है, अरीजुद्दीन नहीं है, सॉरी ये मेरा लिखा हुआ क्या नाम है, अजीजुद्दीन है। अजीजुद्दीन ने इसका ट्रांसलेशन किया था और इस ट्रांसलेशन को शीर्षक दिया गया था जिसका नाम था दलील ए फिरोज शाही, ठीक है। क्या नाम दिया गया था, दलील ए फिरोज शाही। ये दलील ए फिरोज शाही क्या है, अजीजुद्दीन ने कौन सी राइटिंग करी, क्या मतलब है इसका, तो सिंपल से मतलब है जगन्नाथपुरी और साथ ही साथ ज्वालामुखी टेम्पल पे जब इसने अटैक किए, वहां से 1300 संस्कृत की पांडुलिपियां कलेक्ट की और उनका अनुवाद किसमें कराया, फारसी में कराया। उन्हीं को शीर्षक क्या दिया था इसने, दलील ए फिरोज शाही, और किसने लिखा, अजीजुद्दीन, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए अगला जो इसका कार्य था वो ये था, ब्राह्मणों को जजिया में अब छूट नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया कासिम के समय फिर गौरी ने शासन करना शुरू किया, उसके बाद जो भी शासक आते चले गए सबने जजिया जजिया कर लगाते चले गए, और कर लगते थे, है ना। जनता के ऊपर हर तरीके के कर लगा करते थे। 4 तरीके के कर अभी आपको फिर दिखाऊंगा मैं, 4 तरीके के कर इस समय में लगे। लेकिन जजिया कर भाई जब भी लगता था तो उसके अंदर क्या बोला जाता था, ब्राह्मणों को, बच्चों को, बूढ़ों को, ठीक है, या फिर महिलाओं को, ठीक, ऐसे लोगों को, या फिर जो अपाहिज होते थे, ऐसे 5 लोगों को इन सारे करों से, जो भी कर है इन सारे करों से दूर रखा जाए। लेकिन इन्होंने क्या करा, जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर लागू करके रखा, ठीक है। तो ब्राह्मणों के ऊपर भी इस समय में जजिया कर लगा करता था, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ में कई सारे ऐसे और भी चेंजेस थे जो इसने अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म में तो करता ही था, अपने धर्म में भी किए। जैसे जितने भी आपने देखा होगा, जैसे मैं बात कर रहा था, दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे संत आए, सूफी संत आते थे। उन सूफी संत की दरगाहें होती थी, ठीक है, एक प्लेस होता था जहां पे जाके लोग विजिट करते थे। ऐसी दरगाहें या फिर मज़ारों के ऊपर जाना प्रतिबंधित कर दिया था इसने महिलाओं का, ठीक है, कि महिलाएं ऐसी जगहों पे नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस वजह से महिला वर्ग एक नाराज था इनसे उस समय में काफी ज्यादा। तो मुस्लिमों के महिलाओं का जो संत होते थे उनकी कब्रों पे जाना या कब्रों के ऊपर जाके किसी भी तरीके का पूजा प्रार्थना करना, वो सब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो एक बड़ा चीज इस समय में लिखा, ठीक है। एक ब्राह्मण को तो इन्होंने यहाँ पे सार्वजनिक रूप से जलवा तक दिया था, क्योंकि उसने क्या करा था, कुरान के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी या क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। ऐसा कानून आज के समय में कहाँ दिखाई देता है आपको, ईश निंदा कानून बोलते हैं इसको, कहाँ, हाँ, पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे तो ईश निंदा कानून आज के समय में दिखाई देता है, ठीक। ईश निंदा कानून, ऐसे कई और भी देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, जहां पे दिखाई देता है कि अगर आपने कुरान पे या फिर इस्लाम की शरीयत के ऊपर या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस किए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई देता है। पंजाबियों में ऐसी कुछ है? पंजाबियों में क्या, यहाँ पे भारत में नहीं, पंजाबियों में ईश निंदा कानून नहीं है ऐसा कुछ कि उनको इस तरीके की सजा, हाँ पनिशमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन वो नहीं। उसके अंदर ये है कि पंजाबियों के अंदर जो लॉ बनाया जाता है उसमें 5 केस जो आपने सुने हैं, 5 तरीके के केस जो वो रखते हैं ना, कंगा हो गया या चाकू हो गया, केस हो गया, ये सब जो रखते हैं, हाँ, तो ये सब रखने के लिए कानून है। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क या उनके गुरु के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना आपत्तिजनक माना जाता है और इसके ऊपर कार्यवाही चल सकती है। ऐसे तो कानून सभी के लिए है ना। नहीं तो हत्या कहलाई जाएगी, वो तो ऐसा नहीं है भारत के अंदर, नहीं भारत के अंदर तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके का नहीं। अगर भारत से रिलेटेड है, अगर आप कहते हैं पंजाब के किसी प्रांत में सर ऐसा हुआ है तो शायद मैं मान सकता था, लेकिन भारत के प्रांत में अगर धर्म के नाम पे किसी की हत्या कर दी जाए तो ये गलत है नहीं, कोई कानून ही नहीं है ना। कोई किसी भी धर्म के लिए, चाहे आप यहाँ की मेजोरिटी देख लीजिए, हिंदू धर्म भी अगर देख लिया जाए तो उसके लिए भी ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर वहां पे भी किसी तरीके का ऐसा होता है, कोई बात होती है, तो उसमें माफी मांगना या फिर अपनी गलती कबूल करके पनिश कर देना है, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते, ठीक है। ये कानून है। यहाँ पे ईश निंदा के लिए तो सीधा सजा जो थी वो मार देना थी या उनकी हत्या कर देना थी, फांसी दे देना थी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या करते हैं उस समय में ये देखने को मिलता है। और इसके बाद में
फिरोज शाह तुगलक दो चीजों के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है, दो चीजों के लिए बहुत पॉपुलर है। एक तो पूरा तुगलक वंश पॉपुलर है कृषि की जो है कह सकते हो आप कृषि में बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे गयासुद्दीन तुगलक आपने देखा था, सिंचाई की व्यवस्था भारत में पहली बार शुरू करने वाला, है ना। उसी के बाद अगर हम देखें फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के लिए जाना जाता है। इसने भारत में इतनी नहरें बनवाई कि नहरों का उपयोग किसमें किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा, अच्छी खेती होगी, अच्छी उपज होगी। तो एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए इसने नहरों का एक जाल सा बिछा दिया, जिसमें बहुत पॉपुलर नहरें आपसे कुछ पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, वो लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इसके अलावा इसको बंदी पालने के लिए, गुलामों को पालने के लिए, गुलाम प्रथा ज्यादा पॉपुलर करने के लिए भी जाना जाता है। कैसे? इसने क्या करा था, अपने पूरे के पूरे सल्तनत के अंदर गुलामों को कलेक्ट किया। जिस सल्तनत का, जिस सुल्तान का जो भी गुलाम मिलता था, उन सारे गुलामों को खरीद लाता था। और इतने गुलाम इसने पाले अपने दरबार के अंदर कि उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया। अभी तक आप डिपार्टमेंट देखते हो, आर्थिक व्यवस्था के लिए, राजस्व के लिए बनता था, आर्मी के लिए बनता था, सेनाएं बनाने के लिए बनता था, मार्केट के लिए बनाया जाता था। लेकिन अब एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जाएगा सिर्फ बंदियों के लिए, जो गुलाम होते थे उनके लिए। ऐसे डिपार्टमेंट को दीवाने बंदगान बोला गया। ये गुलामों का विभाग अलग से होता था और इसके रिकॉर्डेड संख्या है अप्रोक्स 10 लाख गुलाम इसके दरबार के अंदर ऑन रिकॉर्ड पाए जाते थे, ऐसा माना जाता है। और 10 लाख अपने आप में बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 10 लाख लोगों को ये डेली कैसे पालता होगा, खिलाना पिलाना क्या होगा, किस तरीके से उनका खर्चा उठाता होगा, एक्सपेंडिचर कैसे निकालता होगा, ये सब चीजें अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई उस समय में कि इसने इतने सारे गुलामों को पाला, ठीक है। तो गुलामों को पालना इसका एक शौक भी था। और दूसरा सबसे अच्छी चीज ये भी थी इसके लिए कि 10 लाख की आर्मी बन गई थी अपने आप, है ना। तो 10 लाख लोगों को जब इसने अपने दरबार में रखा होगा, तो सोचिए कि अगर आप 4 लोगों को आज के समय में खाना पीना खिला दो, उनके लिए कुछ अच्छा कर दो, वो 4 लोग आपके वफादार हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन इसने तो 10 लाख लोगों को अपना वफादार कर दिया था, तो इसकी सेना और मजबूत हो गई होगी, ठीक है। तो इसका एक तरीका था सेना को मजबूत करने का, खुश होता अपनी सेना को और मजबूत करने का, ठीक है। तो इसने क्या करा, बेसिकली इस तरीके से अपने पूरे के पूरे अभियान के तहत पूरे जो भी हमने देखा, सबसे पहले थोड़ी बहुत कट्टरवादी नीति, अपने अभियानों के थ्रू किस तरीके से कन्वर्जन दिखाया जा रहा है वो भी देखा हमने। और उसके बाद में इसने सख्ती से धर्म का पालन भी कराना शुरू करा, कर व्यवस्था भी ऐसी लागू करी कि जिससे जनता लगभग खुश नहीं, ठीक है। ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगाने वाला शासक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में उठा के सीधा पूछ लिया जाएगा, ब्राह्मणों के ऊपर कर किसने लगाया दिल्ली सुल्तानों ने, ठीक है। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है। दीवाने बंदगान को याद रखिएगा। और हमने दलील फिरोज शाही की अभी पीछे बात की थी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये नहरें हैं, ये नहरों का निर्माण कहाँ कहाँ पे कब कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा पता आपको होना जरूरी है, ठीक है। जैसे सिरसा से हासिल जो हिसार का एरिया है, हिसार कहाँ, हरियाणा, ठीक है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे हम देखते हैं एक बड़ी सी नहर का निर्माण हुआ। किसके लिए हुआ होगा, सिंचाई की व्यवस्था को और उचित करने के लिए, ठीक है, अच्छा करने के लिए। सतलज से लेकर दीपालपुर पंजाब पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। यमुना से लेकर सिरमौर का इलाका आपका उत्तर प्रदेश से लेकर जो ये इलाका आपका दिखता है पंजाब तक का, ये पूरा इलाका, ठीक है। तो ये 3 तरीके की नहरों को इसने यहाँ पे दिखाया है और ये इंपॉर्टेंट नहरें पूछी जाती हैं आपसे। चलिए नहरों की बात हो गई। नहरों के बाद में इसके ही कार्यकाल में कुछ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आर्थिक सुधार हुए, जिन सुधारों के अंदर सिक्के नए अलग अलग तरीके के इसके समय में चलाए, ठीक है। अभी तक हम लोग टंका जीतल ये सब सुना करते थे, ठीक है। टंका जीतल पॉपुलर था, इसी की बात होती थी। इसने क्या करा, 2 सिक्के और चलाए, जिसमें एक का नाम आधा था और एक का नाम बिक था, ठीक है। ये 2 सिक्के अलग तरीके के हैं, जिनका मतलब भी अलग है और जिनकी वैल्यू भी अलग है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना पीछे कि चांदी के सिक्के को कांसे के सिक्कों से बदल दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऐसा कुछ हुआ था, वैल्यू कुछ कम कर दी थी। इसने क्या करा, उसका कुछ नया उपाय निकाला। इसने आधा और बिक करके 2 तरीके के सिक्के चलाए, ठीक है। ये 2 सिक्के जाने किस लिए जाते थे, 2 सिक्के इसलिए जाते थे क्योंकि आधा जो था वो जीतल का 50% वैल्यू का सिक्का हुआ करता था, ठीक है। जीतल का 50, और जीतल का सिक्का था
जीतल कांस्य था ना, जीतल कांस्य तो था, जीतल कांस्य का था। कांस्य की 50% वैल्यू पे आधा करके एक सिक्का चला करता था इसके समय में, और इसी समय बिग चला करता था। तो जीतल की कितनी वैल्यू का था? 25% की वैल्यू का। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर 50% और 25% की वैल्यू पे आधा और बिग जीतल के फॉर्म में 2 सिक्के चला करते थे। बाकी इसके समय में एक सिक्का और बहुत पॉपुलर था जो शशगनी के रूप में और हस्तगनी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये सिक्कों के विवरण हैं इसके समय में। ठीक है, अभी तो आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सिक्कों का क्या करें सर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर हम सिक्कों का क्या करें। इन सिक्कों का आप तब करोगे जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे। आर्ट एंड कल्चर के अंदर पूछा ही जाता है आपसे कि हमारी कल्चरल वैल्यूज जो थी, उन कल्चरल वैल्यूज के अंदर या फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर या फिर पूरे भारत के एंशिएंट और मेडिवल के अंतर्गत बताइए सिक्कों का उपयोग किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का। और जब आप ये क्वेश्चन सुनोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, सिक्कों की क्या क्या वैल्यूज होती थी। और अगर वैल्यूज नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए शशगनी, हस्तगनी, आधा और बिग ये करके कुछ सिक्के हुआ करते थे। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो कोई बात नहीं। जैसे गुप्ता एम्पायर की बात अगर हम लोग करें, गुप्ता एम्पायर में कौन सा सिक्का चलता था, मौर्य एम्पायर में कौन सा सिक्का उस समय में चला करता था, ये सिक्के उस समय कौन से पॉपुलर थे, किस तरीके से जाने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे गुप्ता एम्पायर है उसके समय में दिनार चलता था। दिनार, अब आप सोचोगे दिनार वर्ड तो सर मध्यकालीन का, लेकिन गुप्ता एम्पायर में चलता था दिनार। कोई पुराना नया शब्द नहीं है, बहुत पुराना शब्द है। गुप्ता एम्पायर के अंदर हम लोग दिनार शब्द को सुन रहे हैं, ये सिक्के चला करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर में आएगा। जब कल्चर बात करेंगे तब हम लोग इन सब चीजों को बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर अभी याद कर लेते हो इनको तो आगे चल के थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तब हम लोग सिक्के का नाम लेंगे, आपको शासक पता हुआ करेगा। ठीक है, तो याद रखिए आधा, बिग और शशगनी और हस्तगनी, ये 4 तरीके के सिक्के हैं। ये किसके समय में चल रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक के समय का। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक इन सारी चीजों के लिए तो ज्यादा पॉपुलर था ही था। साथ ही साथ में उसने क्या करा था, 2 तरीके के कार्य और किए थे। उसने अपने पद को, ठीक, और सेना के पद को, दोनों को वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, एक पॉपुलरिटी और है इसकी। अभी तक आप देख रहे हो कोई भी शासक के बाद कोई भी शासक आगे बैठ जा रहा है, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे आपका खिलजी वंश हो, कोई भी हो। मतलब ऐसा तो कभी नहीं देखा ना कि अगर पिताजी बैठे हैं पुत्र ही बैठेगा आके, ऐसा कंपलसरी तौर पे तो नहीं देखा ना, ऐसा कोई रूल हुआ करता था। अगर आपने पूरा गुलाम वंश पढ़ लिया तो कभी आपने देखा कि पिता के बदले पुत्र आके बैठ रहा हो, वो आके बैठना कोई रूल नहीं हुआ करता था कभी किसी तरीके का। तो वंशानुगत नहीं था, प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, इसके समय में इसने अपने समय में क्या करा, पद को वंशानुगत बना दिया। अब इसके बाद जो बैठेगा गद्दी के ऊपर वो इसका बेटा ही आके बैठेगा और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, यही समस्या हो गई थी आगे चल के मुगल वंश के अंदर भी। मुगल वंश की एक सबसे बड़ी डिक्लाइनेशन की प्रॉब्लम मानी जाती थी, वंशानुगत था वो। ठीक है, वंशानुगत क्यों, मतलब इसलिए समस्या मानी जाती थी कि आपका बेटा इस लायक है भी या नहीं, तब भी आप उसको राजा बनाए दे रहे हो, और जो लायक है वो पीछे बैठा हुआ। तो इस वजह से वंशानुगत इश्यूज भी होते थे। तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये समस्याएं सब यहीं से शुरू होती हुई हमें दिखाई देती है। वंशानुगत का इशू एक दिखाई देता है जो इसके समय में शुरू फिलहाल पहली बार था। ठीक है, तो इस वजह से वंशानुगत का प्रिंसिपल हम लोग प्राचीन में तो बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत में हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि कभी किसी पद को वंशानुगत बना दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पद को तो बना ही दिया, साथ ही साथ आर्मी के पद को भी, कि अगर कोई आर्मी के अंदर कोई व्यक्ति है, अगर वो आर्मी के अंदर अपॉइंटेड है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अगर चला जाता है, आर्मी का पद छोड़ देता है, तो उसके बाद उसका बेटा ही आके आर्मी को ज्वाइन करे। ठीक है, हाँ चलो कुछ कह रहे सर, इसको डर तो नहीं था, मतलब जैसे इसमें इसके मोहम्मद बिन तुगलक ने मार दिया था, इससे इस डर से अपने पिताजी को मार दिया था इस हिसाब से। हाँ बिल्कुल हो सकता है, डर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और डर की वजह से ऐसा किया होगा, या हो सकता है कि अपने एम्परर की या अपने खानदान की बहुत ज्यादा वर्चस्व इतिहास में दिखाना चाहता होगा। 2-3 कारण है इसके पीछे। ठीक है, तो वंशानुगत बनाने के पीछे का कारण यही होगा। ठीक, ये भी होगा कि हो सकता है आसपास के दरबार के लोग आके हमसे हमारी गद्दी ना छीनने का प्रयास करें, बिल्कुल डर हो सकता है। ठीक है, और ऐसा होता था उस समय के नॉबल्स जो होते थे, उस समय के जो बड़े अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, वंशानुगत के प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत नहीं मानते थे और कहते थे वंशानुगत वो हिस्सा है जिस वंशानुगत के हिस्से के अंदर जो पद है, वो पद कहीं ना कहीं
क्या होगा, छिन जाएगा। ठीक है, तो छिनने का एक डर होता था, इस वजह से इन्होंने बोला चलो ऐसे कर देते हैं। ठीक, कराधान की प्रणाली अब जो थी प्रॉपर तरीके से अब कुरान और शरीयत के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गई। ठीक है, कुरान और शरीयत के अकॉर्डिंग। भाई क्या है कुरान और शरीयत के अकॉर्डिंग? हम ऐसे कर की बात तो पहले भी कर चुके, खम्स, खराज, ज़कात और जजिया, जब मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो शरीयत के अंदर इस 4 तरीके के कर का वर्णन किया गया है और बोला गया है कि जब आप किसी भी जगह पर शासन स्थापित करते हो या किसी भी जगह पर रहते हो तो जनता के द्वारा या आपको किसी भी टैक्स के रूप में ये 4 तरीके के कर देने पड़ते हैं। क्या क्या है ये 4 तरीके के कर? तो खम्स, अगर हम लोग बात करें, खम्स क्या है? खम्स बेसिकली किसको बोला जाता है बताओ? युद्ध में जो लूट के जो भी आपको कैप्चरिंग होती है, ठीक है, युद्ध में लूटा हुआ जो भी पैसा होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उस सब के ऊपर 1/6 कर लग जाता है। ठीक है, 1/6 लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? खम्स बोल देते हैं। चलो ठीक है, युद्ध में लूटी भूमि हो गई। खराज क्या हो गया? खराज होता था एक तरीके से लैंड टैक्स हुआ करता था। ठीक है, लैंड के ऊपर लगने वाला टैक्स, भूमि के ऊपर लगने वाले कर को हम लोग खराज बोला करते थे। ठीक है, कोई भी जनता रह रही उसकी भूमि के ऊपर लगने। ज़कात क्या होता था? ज़कात एक तरीके से मुस्लिमों के ऊपर लगने वाले कर को ज़कात बोला जाता था। ठीक है, ज़कात जो लगता था वो बेसिकली संपत्ति के ऊपर आपकी लगा करता था और संपत्ति के ऊपर अनिवार्य रूप से लगने वाले कर को बोलते थे। 24% नहीं है, 2.5%। ठीक है, 2.5% हुआ करता था अप्रोक्स। 2.5% का कर जजिया ज़कात के तौर पर लगा करता था मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक है, कैसा है ये? वार्षिक है? यस सर, वार्षिक ही है ना, ये जो भी कर आपको दिख रहे हैं वार्षिक है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा युद्ध में लूटी भूमि वार्षिक नहीं हो सकती, वो तो कभी भी लूट सकते हैं आप उसको। ठीक है, लेकिन बाकी कर आपको कैसे दिख रहा हूँ? वार्षिक दिख रहा हूँ। उसके बाद जजिया, मोस्ट पॉपुलर कर जिसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम्स को छोड़कर लगभग सभी समुदायों के ऊपर लगने वाले कर को हम लोग जजिया कर बोला करते थे। ठीक है, और जजिया कर की जो बेसिकली वैल्यू है, उस वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन तो नहीं किया गया, लेकिन बोला गया कि जजिया कर एक तरीके से जो गैर मुस्लिम्स होते थे उनकी जमीन के ऊपर, उनके प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाले कर को हम लोग जजिया कर बोला करते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था, कभी कभी शासक अपने अपने हिसाब से इसका परिवर्तन करते थे। उन्हें लगता था इतना लगाया जा सकता है, उन्हें लगता था इतना लगाया, तो समय समय में बदलाव करते रहते थे कर के अंदर। ठीक है, तो जजिया कर, इसलिए हम लोग ऐसे कर को जजिया कर बोलते थे। 4 तरीके के कर हैं, चारों तरीके के कर को हमें ध्यान रखना, ऐसे जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट ये है कि इसने कई सारे शहर बसाए और उन शहरों के नामकरण किए और ये शहरों को बसाने के लिए भी पॉपुलर है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नाम सुना होगा, फिरोजाबाद आपने। ठीक है, तो फिरोजाबाद जिस तरीके से यहाँ पे बसाया गया इसी के द्वारा। जौनपुर इसके द्वारा बसाया गया था क्योंकि इसके भाई का क्या नाम था? जौना खान। ठीक है, जौना खान क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का तो था, तो इसने जौनपुर बसाया। ऐसे ही फतेहाबाद, फतेह किया था, इसको जीता था तो फतेहाबाद, इसने फतेह को फतेहाबाद बना दिया। हिसार हरियाणा का एक शहर, इसको हिसार को बसाया। तो ये कुछ पॉपुलर सिटीज हैं जिनको ये बेसिकली यहाँ पर बसाता है और उसके लिए जाना जाता है। ये नए नए शहर थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था पहले, इसने आके उन शहरों को बसाया। ठीक है, कुछ शहर ऐसे भी थे कि जिसका इन्होंने आगे चल के नाम भी बदल दिया। ठीक है, नाम बदल के, जैसे बंगाल अभियान के दौरान जब ये गए तो बंगाल अभियान के दौरान इन्होंने कुछ शहरों का नाम परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इकदाला एक जगह थी, उसका नाम इन्होंने आजादपुर कर दिया और पांडुआ एक जगह थी जिसका नाम इन्होंने फिरोजाबाद कर दिया था। ठीक है, तो ये बदले हुए नाम भी हैं कि कई कई सिटीज के कुछ नाम जाने जाते थे, वो बदल के ये नाम कर दिए गए। ठीक है, और पॉपुलरिटी क्या है? पॉपुलरिटी ये है कि अशोका के स्तंभ को दिल्ली में लाने वाले शासक। ठीक है, अशोका के स्तंभ जो हम लोग बात कर रहे थे, अशोका के स्तंभ के, अशोका के पिलर्स की, उन अशोका के पिलर्स को ये दिल्ली ले आए थे। एक को टोपरा से लेकर आए और एक को मेरठ से लेकर आए, दोनों कहाँ पे लगा दिए? लगे दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो दिल्ली में जब आप देखोगे ना, रेड फोर्ट के बाहर निकलोगे, ठीक है, तो रेड फोर्ट के बाहर में देखोगे बड़ा सा एक स्तंभ लगा हुआ, अशोक के अभिलेख वहां पे लिखे हुए। तो हैरानी होती है देख के कि उड़ीसा कलिंग का शासक दिल्ली के अंदर कैसे लगा गया स्तंभ। ठीक है, तो जिनको पता है उनको पता है कि कैसे लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक उनको लाके वहां पे रख दिया। और वहां पे कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक के भी नीचे कुछ वर्णन लिखे हुए हैं। ठीक है, वो चाहता था कि अशोका की बताई गई चीजों को लोग सीखें, इसलिए उसने राजधानी में लाकर उनको स्थापित करवा दिया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 स्तंभ इनके देखे गए। ठीक, बाकी देखिए इसको, जैसे मैंने बोला कट्टरवादी विचारधारा का तो था ही था, कट्टरवादी विचारधारा थी इसकी, धार्मिक नीतियों का भी काफी सख्ती से पालन किया करता था। दूसरी चीज इसके बारे में पॉपुलर ये भी थी कि उदारवादी भी था। ठीक है, उदारवादी की बात करें तो लोगों की मदद करना, उनके
थोड़ा अपना इस तरीके का स्वभाव दिखाना कि लोग उससे इस तरीके से भी जुड़े रहे, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या करा, जैसे आप सुनते हो शफा खाना है ना, जिस तरीके से दवाई जहाँ पे दी जाती है, फ्री इलाज होता है, खैरात होती है, ठीक है, या फिर किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना शुरू कर दी। जैसे आज के समय में मॉडर्न कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, हर जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहेगा, ठीक है, और उसके अंदर फीस क्या होगी, 0 ना के बराबर, या 1 रुपए का पर्चा बनवा के आप वहां पे दिखा सकते हो। तो ऐसा ही इसने भी क्या करा था, अपने समय काल में दारुल शफा का स्थापना की थी। दारुल शफा को आप बीमारिस्तान भी कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है, ये बीमारों के लिए शफा का एक प्लेस है जिनको वहां से इलाज मिलता है, ठीक है। तो ये इसने दारुल शफा का भी स्थापना की थी, जिसको शफा खाना के रूप में भी बोला जाता है। ये सब इसके नाम है जो आपसे सिनोनिम्स की तरह भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बीमारिस्तान से तो समझ ही आ रहा होगा, कोई बीमार पड़ा हुआ, ठीक है, उससे तो समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। शिफा खाना से, शिफा का मतलब होता है जब आप किसी बीमारी से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, तो उसका मतलब शिफा होता है, तो शिफा खाना उसके नाम से हो गया। दारुल शफा का मतलब हो गया एक प्लेस, एक जगह जहां पे शिफा मिलती है, ठीक है, तो वो अस्पताल का नाम यहाँ पे है। तो दारुल शफा यहाँ पे एक तरीके से जाना जाता था। इसके बाद मैंने बोला खैरात के लिए भी जाना जाता था, ठीक है, लोगों को खैरात भी दिया करता, उसके लिए भी इसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात, ठीक है। दीवाने खैरात के अंदर गरीब जो लड़कियां होती थी उनकी शादी का प्रावधान करना, जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा देना, ऐसे लोगों के लिए इसने एक अलग डिपार्टमेंट बना के रखा था, जिससे अपने देश के तमाम लोगों के जो भी परेशानी है उन परेशानियों में वहां पे खैरात देकर उनकी मदद की जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाना जाता था। अगला दीवाने इश्तियाक के नाम से भी एक अन्य विभाग था, ठीक है, और दीवाने इश्तियाक में क्या करता था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना, ठीक है। जैसे आज के समय में आप देखते हो पीडीएस सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम लोग राशन की व्यवस्था रखते हैं, है ना, ऐसी राशन की व्यवस्था की जगह इसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने इश्तियाक। यहाँ पे क्या करता था, गरीबों की या फिर ऐसे लोगों की जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उन लोगों की मदद करता था, ठीक है। अब उस समय में येलो कार्ड, आरटीआई कार्ड, ये सारे कार्ड नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो फिर पहचान कैसे होती होगी, ये गरीब है या अमीर है, कैसे पहचान होती है, बताओ। कार्ड तो होते नहीं थे, आज के समय में तो कार्ड होते, बोला गया भाई जो बीपीएल से नीचे वाले हैं उनके पास में ये वाला कार्ड होगा, है ना, लो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड होता है उनके पीछे। ये कैसे पहचानता होगा उस समय लोग गरीब है अमीर है? जमीनों का रिकॉर्ड इसके पास होता है उससे। अच्छा, और कुछ? जमीन, चलो ठीक है, जमीन के बेसिस पे, हाँ, जमीन एक हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन जमीन के बेसिस पे इतना बड़ा टारगेट नहीं सेट हो सकता। वही कह रहा हूँ, इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं हो सकता कि जमीनों के बेसिस पे इतना बड़ा हो जाए। और क्या हो सकता है? कोई तो उपाय दिखाया होगा इसने, कुछ तो किया होगा, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ क्या कर सकता है उस समय में जब इसके पास में रिकॉर्ड्स लाने होते हैं कि गरीब लोगों को पहचानना है, ये गरीब है हमारे दरबार के अंदर, ये कमजोर वर्ग है हमारे दरबार के अंदर, है? दीवाने खैरात जैसे था, है ना, उसमें गरीब लड़कियों की शादी करना, विवाह करना उनका, वो किया करता था, उन्हें कैसे पहचानता था, ठीक। सामूहिक विवाह की तरह थोड़ी होता था उस समय, कोई, है ना, कोई बजट थोड़ी आता था ऊपर से, ऐसा कुछ थोड़ी होता था। कुछ अधिकारी की होगी जो आय का आकलन किया होगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करीब जा रहे हो। और बोलो कुछ भी जो मन में आ रहा बताओ, बहुत सारे तरीके हो सकते थे। कैसे उस समय में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आकलन कैसे करता था ये, कि ये लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। सर्वे करवा, सर्वे कैसे कराएगा, मतलब कुछ मानक क्या कह रहा है? कुछ मानक तय किए होंगे जिसके बेस पे वो ये देखेगा। मैं वही तो मानक पूछ रहा हूँ। क्या मानक है? वही तो मानक पूछ रहा हूँ। मानक होता है कि यही होंगे कि हाँ चलो ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे लोग पहचान के लिए तो मतलब पहचान वाला रहता है, तो नहीं लगाया चेहरा और दाग वाला, हाँ, सबको घोड़ा बना दो, हैं,
सबके ऊपर दाग वाली पड़ता है, गुलामों के लिए था, वो सैनिकों के लिए था ना, सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर दाग वाला। जब विभाग बनाया तो उसका अधिकारी तो होंगे ना। हाँ, बेरोजगारी का पंजीकरण करना। हाँ देखो, एक अच्छा पॉइंट आपने बोला, मैंने कहा वही जाओ, सीधे सीधे उसी के ऊपर जाओ। फिरोज शाह तुगलक जाना जाता था अपने दरबार के अंदर इसी वजह से, क्योंकि इसने कई सारे लोगों को रोजगार जो था दिया था, ठीक है, रोजगार के लिए जाना जाता था, रोजगार मुहैया कराने के लिए जाना जाता था। जितने लोगों को रोजगार दे दिया उसका रिकॉर्ड तो इसके पास रहा होगा, है ना, कि इतनी पब्लिक को, जनता को हमने रिकॉर्ड दे दिया, पूरा रोजगार दे दिया, इसका रिकॉर्ड अपने पास रहा होगा, ठीक है। इसके जो डिपार्टमेंट्स थे, सारे के सारे डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट में जितने भी लोगों की नियुक्ति थी, जितने भी लोग हुआ करते थे, वो सारे लोग यही कार्य किया करते थे कि अपने अपने विभाग के अंतर्गत और अपने अपने एरियाज या रीजन के अंतर्गत ये चेक करें कि कौन कौन लोग उस समय रोजगार प्राप्त वाला व्यक्ति नहीं, जिसके पास में रोजगार का कोई भी प्रावधान नहीं है, 0% रोजगार हुआ कर, वो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुआ करते, जो किसी के ऊपर निर्भर रहा करते थे। किससे आकलन करता था? रोजगार और बेरोजगारी दर के बेसिस पे आकलन करता था, ठीक है। ये सब आज के समय में रिपोर्ट्स में हो पाता है, ठीक है, लेकिन ये उस समय में लोगों के थ्रू ऐसा आकलन कराया करता था, इसलिए इसको थोड़ा बहुत थिंकिंग में एडवांस शासक के तौर पर भी देखा जाता है, ठीक है। विभागीय था इसका, जो रोजगार के लिए इस तरीके के तमाम विभागों को ये इसने अपॉइंट करके रखा था, और सभी विभागों को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, चाहे वो दीवान बंदगान ही क्यों ना हो, ठीक है। दीवान बंदगान में तो बंदी है, बंदियों के लिए पूरा संरक्षण किया जा रहा है, उनके लिए सारा उपाय किया जा रहा है, वहां पे भी एक प्रोविजन होता था कि यहाँ पे भी चेक करो बैठ के कि कौन कौन लोग इस एरिया के अंदर या इस जगह के अंदर बेरोजगार होंगे। हर डिपार्टमेंट के पास में रिकॉर्ड होता था वहां की जनता, ठीक है। तो इस वजह से ये जाना जाता था कि इसने भाई ऐसे इतने सारे लोगों के लिए दीवान खैरात भी बना दिया, दारुल शफा भी बना दिया, दीवान इश्तियाक भी बना दिया। ये सब बनाने के बाद कुछ रिकॉर्ड्स भी तो होंगे, वरना तो सारी जनता को देना शुरू कर देता है ना। तो इस वजह से ये जाना जाता था बेसिकली। तो देखिए, हम बात करें अगर फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक की तमाम नीतियों की हमने जो चर्चा करी, ये चर्चाओं में आपसे प्रीलिम्स में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस डाल देगा और डाल के ऐसे पूछ देगा। कहीं मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएगा कि नहर का निर्माण पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये देखी कि इस नहर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अगेन मेंस पर्सपेक्टिव के बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस टॉपिक की, तो हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत पढ़ना है। सिक्के के जैसे आए थे, सिक्कों के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में अगेन थोड़ा डिस्कस करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से सिक्के इसके समय काल में मिले और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को इसने बनवाया। पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस कितने इसके पॉपुलर हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी चर्चा नहीं करनी। सबसे पॉपुलर था बंगाल अभियान, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो बंगाल अभियान हमने देख लिया, और बंगाल अभियान भी कैसा था? असफल था, ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल अभियान जीता नहीं है ये, बंगाल अभियान में सिर्फ और सिर्फ वहां पे अटैक करके वापस चलाया था, जीत नहीं पाया था। तो इसने क्या करा? वहां के मंदिरों को लूटा, ठीक है, और मंदिरों को लूट के वहां की पांडुलिपियों में कन्वर्जन कराना शुरू कर दिया, ठीक है, उनका ट्रांसलेशन कराना शुरू कर दिया। तो ये था बेसिकली। अगर हम लोग बात करें 51 से लेके 88 तक का शासक है ये, और 88 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद तुगलक वंश लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। आप कोई भी शासक देखो, कोई भी शासक होगा, जब दो गलतियां करता है, दो बड़ी गलतियां करता है, तो उसका साम्राज्य पूरी तरीके से अस्त व्यस्त और बर्बाद हो जाता है, ठीक है। पहली गलती वो करता है जब वो बहुत ही असहिष्णु किस्म की नीतियां अपनाता है, ठीक है, जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखा। असहिष्णु नीति तो अपना इसने लोगों के लिए विभाग दरबार बनाए होंगे, लेकिन असहिष्णु नीति तो थी ना, है ना, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लिए ही क्यों ना हो, इसने अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर कई सारे कह सकते हो आप प्रतिबंध लगा के रखे हुए थे। तो इतने सारे प्रतिबंधित चीजों को इसने इस समय में लगाया था, तो उससे एक नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो एक तो नुकसान ये हो सकता है कि कोई भी शासक बहुत असहिष्णु रहा हो, उसकी वजह से उसके कार्यकाल में गिरावट आनी तय है, आने वाला साम्राज्य ज्यादा समय नहीं चलेगा फिर। और दूसरा कारण होता है अननेसेसरी अटैक्स करना, जहां पे नीड ना हो और पता हो कि अटैक्स विफल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इसने बंगाल अभियान किया, ठीक है। बंगाल अभियान के अलावा भी अगर आप देखोगे तो इसने दक्षिण की तरफ भी 2-4 अभियान ऐसे किए थे, जिसकी वजह से ये विफल हो गया था, ठीक। तो ऐसे अभियान जो भी करता है, जैसे हमने औरंगजेब को भी देखना है आगे चल के, उसके भी कारण यही था विफलता का। लोधी वंश में जब हम लोग देखेंगे इब्राहिम लोधी को, वो भी इसी के डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो जितने भी शासक डिक्लाइनेशन फेज में गए और विकटित हो गया शासन उनका पूरा का पूरा, उसके पीछे एक बड़ा कारण
यही दो जाने जाते हैं, ठीक है। एक तो उनकी धार्मिक नीति और दूसरी उनकी युद्ध नीति। अगर ये दोनों उनकी खराब है तो वो शासक जाएगा ही जाएगा। तो ये तो चले गए अपना कार्यकाल समाप्त करके 88 में, बट आने वाले इनकी जो पूरी की पूरी सल्तनत थी उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, ठीक है। जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी तैमूर का आक्रमण, ठीक है। तैमूर लंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तैमूर लंग बहुत पॉपुलर एक अटैकर के तौर पर जाना जाता है। कौन है? मंगोल, ठीक है। और मंगोलों के बारे में हम लोग इससे पहले कुछ पढ़ चुके, चंगेज खान पढ़ा था, चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उन्हीं के खानदान के एक पोते पर पोते हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अपने फादर के कुछ सपनों को या ग्रैंडफादर के कुछ सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये बेसिकली तैमूर जब यहाँ पे अटैक करता है तो ये समय है 1398 से 99 का। और तैमूर के आक्रमण के समय भारत के अंदर तुगलक वंश में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो उस समय तैमूर के आक्रमण को छोड़ पाता या जरा भी संभाल पाता। 98 से 99 के समय इसने आक्रमण किया और इसका आक्रमण भारत के अंदर के आक्रमणों में सबसे ज्यादा कह सकते हो आप एक विनाशकारी आक्रमण के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। जैसे कुछ आक्रमण हम भारत में पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा निर्दयी आक्रमण हुए, जिसमें एक चंगेज खान आते आते रह गया था जो पीछे चला गया वहां से, वो आक्रमण था। लेकिन सिंध तक जहां तक वो पहुंचा वहां तक उसने बुरी तरीके से बर्बादी की थी, ठीक है। उसके अलावा फिर तैमूर लंग के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग नादिर शाह के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं, उसका भी आक्रमण ऐसे ही था। और फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये 4-5 आक्रमण ऐसे हैं जिन्होंने भारत को लगभग तबाह कर दिया था और इतनी संपत्ति लूटी गई कि वो संपत्ति का आने वाले शासक लंबे समय तक उसका भुगतान नहीं कर पाए, ठीक है। तो बहुत सारी संपत्ति हमारे यहाँ से इनके फॉर्म में लूटी गई, ठीक है। अगर इसकी बात करें जाए तैमूर लंग बेसिकली अगर आप बात करो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान का जो इलाका है, समरकंद वगैरह का जो इलाका हम लोग देखते हैं, उस एरिया से निकला था। उस एरिया से क्यों निकला? ये तो मंगोल है सर, चाइना में रहना चाहिए। चाइना का बहुत बड़ा विस्तार उस समय सारे तान जो आप पढ़ते हो ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन तमाम इलाकों के अंदर हो चुका था। कारण होने का क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था होने का कि इनका गठबंधन हो चुका था इस समय ऑटोमन एम्पायर के साथ में, ठीक है। किसके साथ में? ऑटोमन। एक समय में मंगोल और ऑटोमन पूरी दुनिया में सबसे बड़े दो कट्टर दुश्मन हुआ करते थे एक समय में, ठीक है। जब जिस समय में आप उस्मानिया सल्तनत की, ऑटोमन एम्पायर की बात करते हो, उस समय में ये दो बहुत बड़े कट्टर दुश्मन होते थे एक दूसरे के। लेकिन समय आया उस्मानिया सल्तनत में जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, ऑटोमन एम्पायर आगे बढ़ा, ऑटोमन एम्पायर का प्रभाव पूरे देश में, पूरी दुनिया में इतना था कि मंगोलों ने भी क्या करा, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब मंगोल जो थे ऑटोमन एम्पायर के संरक्षण में आने वाले लोग हो चुके थे, ठीक है, या उसी तरीके के धर्म को भी स्वीकार कर चुके थे। तो ऑटोमन एम्पायर के संरक्षण मिलने की वजह से ये लोग अब कहाँ पहुंच चुके थे? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ऐसी जगहों पे। तो ये समरकंद से निकला था, उस समय समरकंद की टेरिटरी के अंदर रह रहा था और समरकंद की टेरिटरी से सीधा कहाँ निकल के आया? भारत की तरफ, ठीक है। भारत उस समय वैकेंट पड़ा हुआ है। वैकेंट की मतलब ये बोलूंगा मैं कि कोई इंपॉर्टेंट शासक उस समय में नहीं है। वैकेंट तो नहीं है, नाम मात्र का एक शासक बैठा हुआ है तुगलक वंश में वहां पे, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम के लिए वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं। तैमूर लंग आया और तैमूर लंग ने क्या करा, यहाँ पे अटैक किया और अटैक करने के कारण हमें पूछे जाते हैं कि अटैक करने के इसके कारण क्या थे, ठीक है। तो कारणों की अगर चर्चा करें तो तैमूर लंग ने यहाँ पे कारण किया था कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसा भारत की दौलत और अपार संपत्ति के ऊपर उसकी नजर थी। वो चाहता था कि भारत की जितनी अपार संपत्ति दौलत है उसको सब क्या कर सके, वो कब्जा सके, लूट सके, ठीक है। तो वो अपार संपत्ति भारत की लेना चाहता था। इसका ऐसा बिल्कुल भी लेना देना नहीं था कि ये यहाँ पे रुक के रूल करेगा या रुकेगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी आप कह लो इसका योगदान इसमें है ही नहीं। ये सिर्फ भारत की अपार संपत्ति या उसके ऊपर अपने नजर रख के उसको लूटना चाहता था, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इस्लाम का प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इसका दूसरा, मैंने जैसे बोला तैमूर लंग अब इस्लाम धर्म को अपनाने वाले ये लोग थे, जो मंगोल थे। एक समय में ये लोग धर्म नहीं अपनाए थे अब इस्लाम को। जब चंगेज खान की हम लोग बात करते हैं उस समय में इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया हुए थे, लेकिन अब इस समय में ये इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो इसको लगा कि इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये दूसरा जो कारण था बड़ा, वो इसलिए आया था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान के अंदर आके करना चाहता था और तेजी से इस्लाम को फैलाना चाहता था, ठीक है। तीसरा कारण, भारत की अस्थिर राजनीति।
भारत की अस्थिर राजनीति का मतलब ये हो गया कि भारत के ऊपर कोई राजनीतिक रूप से सर्वोच्च किस्म का राजा नहीं बैठा था जिसका नाम या डंका पूरी दुनिया में बजता हो। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था, कैसा भी बेवकूफ भले से हो, लेकिन लोग जानते थे कि एक मजबूत शासक है ना। वो फिरोज शाह तुगलक को सब जानते थे, बहुत मजबूत शासक है, इसको हिला पाना मुश्किल है। लोग जानते थे बलबन बहुत मजबूत शासक है, इसको हिला पाना मुश्किल है, इस समय अटैक करना ठीक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी से तो लगभग पूरी दुनिया के लोग ही उस समय डरा करते थे कि भारत में इतना मजबूत शासक है तो उसकी तरफ जाना भी मुश्किल है, क्योंकि आपने खुद देखा मंगोलों को तो उसने भगा भगा के मारा था, है ना। तो ये सारे के सारे शासकों उस समय घबराहट थी, लेकिन इस समय के शासक बहुत अस्थिर राजनीति कर रहे थे, पता नहीं था कब चले जाएं कब गिर जाए इनकी सल्तनत। इसका मौके का फायदा यहाँ पे उठाता है तैमूरलंग। चंगेज खान के कार्य को पूरा करना अगला टारगेट था। जैसे मैंने आपको बताया चंगेज खान भारत में घुस तो नहीं पाया था, वहीं से चला गया था, वापस लौट के चला गया था। तो चंगेज खान के सपनों को पूरा करना, भारत की टेरिटरी के अंदर घुसना और भारत को लूटना, इसका ये टारगेट हुआ करता था, ठीक है। और यही सब करता हुआ ये दिल्ली के अंदर घुस गया, ठीक है। हमला किया इसने दिल्ली के अंदर। काबुल से अगस्त 1398 में अप्रॉक्स काबुल पहुंचा और दिसंबर 1398 में ये दिल्ली पहुंच चुका था, ठीक है। और दिल्ली पहुंचने के बाद 15 दिनों तक इसने आदेश दिया कि दिल्ली में जो कुछ है सब लूट डालो, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर इसने तमाम तरीके का नरसंहार किया, लोगों को लूटा मारा, और ऐसा एक आंकड़ा है कि अप्रॉक्स 1 लाख लोगों को सिर्फ दिल्ली में मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ दिल्ली की जनता में 1 लाख लोगों की हत्याएं करवा दी थी, ठीक है। 1 लाख लोग इस समय दिल्ली में मारे गए और कई समय तक ये सारी की सारी चीजें लूटी गई। यहाँ का तुगलक वंश का शासक, तुगलक वंश के शासक का वजीर जैसे सुने तैमूरलंग भारत में आ रहा है, ये लोग अपनी गद्दी छोड़ के भाग गए, ठीक है। ये दिल्ली ही छोड़ के भाग गए थे। ऐसा नहीं कि सामने खड़े होकर लड़ा जाए उनसे या फेस करा जाए। तो मैंने बोला ना राजनीतिक अस्थिरता थी, वो उन्हें अपनी जान बचाने का डर था, इतने मजबूत शासक थे नहीं, तो उन्हें लगा तैमूर हमें बर्बाद कर देगा, इस वजह से वो तैमूर से डर के भाग गए, अपनी गद्दी छोड़ के भागे, गद्दी छोड़ के यहाँ से निकल गए। दिल्ली के अंदर इसने तमाम तरीके के सोने चांदी आभूषण जो प्राप्त हुआ, लोगों को लूटना मारना जो कर पाया दिल्ली के अंदर 15 दिनों तक इसने जबरदस्त तरीके से किया, ठीक है। 15 दिन ये सब मन भरने के बाद में वापस यात्रा शुरू करी। 1399 में दिल्ली से निकला और दिल्ली से निकलने के बाद रास्ते में मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू ये भी जगह पड़ती हैं और इन सारी जगहों को भी लूट के गए, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि तैमूरलंग का अभियान के बारे में चर्चा करें, या तैमूरलंग का अभियान कहाँ से कहाँ था। काबुल से दिल्ली आए, ठीक, और दिल्ली से वापस कहाँ गया वो भी ध्यान रखना, मेरठ, मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से कांगड़ा और फिर जम्मू, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि 98 से लेकर 99 तक का इसका जो इधर से उधर आने जाने का और लूट मार का तरीका था वो किन किन जगहों से होता हुआ जाता है, ठीक है। तो ये जगह आपको याद रखनी है, जिससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में कि ये दिल्ली के अंदर तो आया और दिल्ली के अंदर लूट के इन जगहों को भी इसने लूटा, ठीक है। तो तैमूरलंग को इस समय में रास्ते में जो कुछ भी मिला, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके का टेम्पल हो, किसी भी तरीके का मॉस्क हो, किसी भी तरीके की मजार हो, दरगाह हो, जो कुछ मिलता था सबको लूट के यहाँ से जाने का इसने रिवाज बनाया था, ठीक है। तैमूरलंग को जाना जाता है भारत के अंदर एक परंपरा शुरू करने के लिए। भारत के अंदर आया, ज्यादा समय नहीं रुका, लेकिन एक परंपरा भारत के अंदर शुरू कर गया, जो परंपरा शायद कुछ वेस्टर्न एरिया के अंदर लोग मनाते थे, जो आज के समय में आप मुहर्रम सुनते हो, ठीक है। मुहर्रम जैसी प्रथा जो है वो मुहर्रम जैसी प्रथा भारत के अंदर पॉपुलर नहीं थी, या भारत या पाकिस्तान के जो इलाके में आज के समय में बहुत पॉपुलर है, ये कुछ पश्चिमी इलाकों के अंदर पॉपुलर कुछ जगहों पे हुआ करती है। जैसे तुर्की उर्की ऑटोमन एम्पायर में बहुत पॉपुलर ये एक प्रथा थी, ठीक है। इस प्रथा को भारत के अंदर एम्प्लॉयड करने वाला कौन व्यक्ति है, वो है तैमूरलंग, ठीक है। तो ये प्रथा फिर भारत के अंदर तब से लेके आज तक आप लोग देखते हो चली आई है, मुहर्रम की प्रथा, जिसमें ताजिया वजिया बनती है, ताजिया वगैरह की बातें होती। आने वाले समय में इसके ऊपर भी बात करेंगे, चलिए ठीक है। ये भारत से जब लूट मार करके वापस जा रहा था, लूट मार के वापस करते समय इसने अपने एक गवर्नर को भारत में अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम है खिज़्र खान, ठीक है। खिज़्र खान एक इनके गवर्नर थे, जिनको 3 जगह इसने दी थी, एक तो दीपालपुर, एक मुल्तान और एक लाहौर। इन 3 जगहों का गवर्नर बना के अपॉइंट करके चला गया। कौन कौन सी जगह? दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर। इसका गवर्नर किसको बनाया? खिज़्र खान को। कब बनाया होगा? 1399 में, ठीक है। 1399 में बना के चला गया। अभी आप देखोगे कि खिज़्र खान है कौन और कैसे इनका आगे चल के योगदान आपको दिखेगा, ठीक है। तो खिज़्र खान को ये अपना गवर्नर बना के यहाँ पे चला गया। प्रभाव है इसके बाद में तैमूरलंग के आक्रमण का प्रभाव भी देख लीजिए।
इससे एक बहुत बड़ा प्रभाव ये हुआ, सांस्कृतिक रूप से हमें बहुत क्षति पहुंची, हमारी कला का विनाश हो गया। जो कला गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर या तमाम शासकों में, दिल्ली एम्पायर के भी कुछ शासकों ने थोड़ा बहुत बनवाया था, वो सारी की सारी कला को ये डिस्ट्रॉय करके चला गया। ठीक है, तो रास्ते में इसको जो मिलता था, जैसी चीजें मिलती थी, अच्छे से अच्छे मंदिर, इमारतें, जो मिलता था सबको तोड़ देता था, उनको डिस्ट्रॉय कर देता। तो बहुत बड़ी क्षति पहुंची इसके आने से। तो कला का भारत का विनाश हुआ। आर्थिक प्रभाव की बात अगर करें तो भारत की बहुत ही अधिक संपत्ति और संपदा को ये मध्य एशिया में लेकर चला गया। जैसे मैंने बोला, सोना, चांदी, आभूषण जो भी थे, ये सारी की सारी चीजों को लेके अपने यहाँ से कहाँ चला गया? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के अंदर हमारे भारत की इतनी सारी संपत्ति चली गई। ठीक है, बहुत सारी फसलों को नष्ट कर दिया, जितनी भी खड़ी फसलें उस समय थी, अनाज भंडार सारे लूट के चला गया। इसका एक बड़ा नुकसान देखने को मिला। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव के रूपों में रोगों और अकाल से मुक्ति। रोगों और अकाल से मुक्ति का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये तो पॉजिटिव दिख रहा है ना पॉइंट, कि रोगों से मुक्ति मिल गई लोगों को, अकाल से मुक्ति मिल गई जब तैमूर लौटा के गया। पॉजिटिव दिख रहा है ना? पॉजिटिव नहीं है। रोगों से मुक्ति मतलब निपट गए लोग। ठीक है, रोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अकाल से मुक्ति मिल गई मतलब क्या हुआ? वो निपट गए। ठीक है, मुक्ति तो मिल गई उन्हें, जो बेचारे परेशान थे कि बहुत समय से बीमार पड़ गए बिस्तर के ऊपर, लोग मुक्ति मिल गई उन्हें। तो उनके पास अब चाहिए ही नहीं बचा, बीमारी को कैसे सॉल्व करें, क्या करें। एक डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट ही तबाह बर्बाद करके चला गया। तो ये तरीके के आर्थिक प्रभाव देखने को इस समय मिले। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो तुगलक वंश पहले से ही बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा था, और इस समय में सुल्तान महमूद था शासक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन शासक था इस समय? सुल्तान महमूद। जब यहाँ पे तैमूर का आक्रमण हुआ, तो सुल्तान महमूद के कार्यकाल के अंदर इस समय में राजनीतिक रूप से तुगलक वंश लगभग समाप्त ही हो गया। बस फॉर्मेलिटी रह गई कि शासक आके बस अपनी गद्दी के ऊपर बैठा रहेगा। ठीक है, तो लगभग एक तरीके से समाप्त ही हो गया। दिल्ली सल्तनत का विघटन भी कह सकते हो आप इसको। विघटन का मतलब ये तैमूर का आक्रमण ही था, जिसके बाद में 100 से 150 साल के बीच में पूरी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, क्योंकि उनके पास में इतना ज्यादा कह सकते हो संपत्ति नहीं बची थी, इतना खजाना नहीं बचा था जिससे वो लंबे समय तक भारत पे शासन कर पाते। बोला जाता तैमूर का अगर आक्रमण नहीं होता तो 300 से 400 साल और दिल्ली सल्तनत भारत पे राज कर सकती थी। ठीक है, एक ये फैक्ट है। लेकिन ये क्यों गलत तरीके से जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि नुकसान क्या था? दिल्ली सल्तनत से लगभग सभी तरीके के ये आभूषण लेके जा चुका था या संपत्ति लेके जा चुका था। भारत की सैन्य कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरे धीरे करके आप देखोगे आने वाले समय में 1526 में बाबर तक का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ, और बाबर ने आसानी से दिल्ली सल्तनत को हरा दिया, है ना। तो दिल्ली सल्तनत को हराने के लिए, बाबर के आक्रमण के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार किसको माना जाता है? तैमूर के आक्रमण को। कोई भी कभी भी अटैक करता है, आक्रमण करता है, उसका प्रभाव काफी लंबे समय तक किसी भी देश के ऊपर रहता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको कभी बताया होगा श्रीलंका का एग्जाम्पल। ठीक है, श्रीलंका का एग्जाम्पल बताया होगा। चलो वो तो बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, इंटरनल डिस्प्यूट से ये हालत हो गई उनकी, आपसी मतभेद, मतलब वहां पे क्या हुआ? सिविल अपराइजिंग हुई थी, जनता एक दूसरे को मारने लगी थी वहां पे। ठीक है, जिसकी वजह से श्रीलंका आज के समय में 100 से 150 साल पीछे जा चुका है। कोई भी कंट्री जब किसी वॉर के अंडर में जाती है, जब युद्ध में जाती है या उस पर अटैक्स होते हैं, तो वो 100 से 150 साल पीछे चली जाती है। आप देख लेना यूक्रेन, ठीक है, जब वॉर से निकलेगा तो वो अपने 100 साल 150 साल पीछे ऑलरेडी जा चुका है, और वहां तक आने में उसे अभी इतना समय वापस लग जाएगा। ठीक है, इधर आप फिलिस्तीन के बारे में देख लेना। ठीक है, फिलिस्तीन के अंदर भी ये सब होने वाला। अगर इराक और इजराइल अगर इस युद्ध में गए और आगे बढ़े तब वहां पे भी ऐसा ही कुछ जरूर होगा। वरना श्रीलंका इतना बढ़िया और मजबूत एग्जाम्पल है देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, कि 1977 तक उसके ऊपर किसी भी देश की कोई उधारी नहीं थी, कोई उधारी नहीं, 0 रुपए की उधारी। और वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो किसी भी तरीके की उधारी भी लेते थे तो वो उधारी तुरंत फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले चुका दिया करते थे। श्रीलंका जाना जाता था इसके लिए पूरी दुनिया में, और आज के समय में सिर्फ एक देश ने उसे इतना ज्यादा बीमार कर दिया है कि वो उसी की उधारी नहीं पा रहा है। किसकी? चाइना की। तो सारे पोर्ट्स खरीद डाले उसके, चाइना ने श्रीलंका के। तो श्रीलंका को इतना मजबूर कर दिया। कैसे हो गया? सिविल वॉर्स, उसके अंदर वॉर हुआ, देश के आपस में लोगों ने मेजोरिटी माइनॉरिटी में वॉर हुआ, आपस की वहां की सरकार गिरी, सरकारी करने वाले लोगों ने इतना लूटपाट की, बाहर के तत्वों ने आके इंटरफेयर किया और बहुत संपत्ति का वहां नुकसान किया, जिसकी वजह से श्रीलंका डिपेंडेंट किसके ऊपर हुआ? चाइना के ऊपर जाके।
भारत से भी मदद मांगी, बस भारत भी 77 के अंदर आप देखो इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। हम तो 91 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाने के बाद थोड़े बहुत ओपन हुए, वरना हम 77-78 में तो ऐसे ही थे कि हम आर्थिक रूप से मजबूत ही नहीं थे। इमरजेंसी का समय हमारे देश में उस समय है, ठीक है। और कैसे हम श्रीलंका की मदद कर सकते थे? तो श्रीलंका की मदद करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो वो चाइना पे डिपेंडेंट हो गए और चाइना ने गलत फायदा उठाया। आज के समय में उनके तमाम वोट्स हैं। तो किसी भी युद्ध से, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी युद्ध हो, देश 100 से 150 साल पीछे चला जाता है। यही सुल्तानों के साथ में हुआ। इनको तैमूर लंग लूट के गया, मार के गया यहाँ की जनता को, संपत्ति का विनाश करके गया और देश चला गया 100 से 150 साल पीछे। वरना अगर ऐसा कुछ ना हुआ था तो आने वाले सुल्तानों में 1-2 सुल्तान बाद कोई स्ट्रॉन्ग सुल्तान मिलता और वो क्या करता, फिर से दिल्ली सल्तनत को वापस से वैसा ही खड़ा कर देता जैसा दिल्ली सल्तनत थी, है ना। बट नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद में धार्मिक प्रभाव ने क्या करा, इसने हिंदुओं के ऊपर ज्यादा क्रूरता दिखाई, ठीक है, क्योंकि इस्लाम का प्रचार भी करने आया था और इसके तहत इन्होंने क्या करा था, हिंदुओं के ऊपर क्रूरता दिखाई, जिसने क्या करा, भारत के अंदर एक हिंदू मुस्लिम भेद को क्रिएट कर दिया, ठीक है। जिसने क्या करा, हिंदू मुस्लिम भेद को क्रिएट कर दिया। शासक कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, जब किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए वो गलत तरीके की नीतियां अपनाएगा या गलत तरीके के उनके साथ में कार्य करेगा तो शासक का धर्म पहले देखा जाएगा, ठीक है। और धर्म क्या देखा गया, ये तो इस्लाम का मानने वाला है, मतलब इस्लाम को मानने वाले सब ऐसे होते हैं, ठीक है। तो दिमाग में तुरंत कहीं ना कहीं एक गलत क्लिक जाता है लोगों के और लोग उसको वहीं पे मान बैठते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपसी सद्भाव खराब होता है और ये आपसी सद्भाव इसकी वजह से यहाँ पे खराब हुआ। हिंदू मुस्लिमों में कहा एक समय में काफी ज्यादा एक थे, एकीकृत थे और इस समय शत्रुता बढ़ती हुई दिखाई देती, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम सामाजिक प्रभाव की बात करें। सामाजिक प्रभाव की अगर बात करें तो बेसिकली जैसे गब्बर सिंह के नाम से बच्चे को डरा के सुलाती हैं मम्मी, है ना, वैसे तैमूर के नाम से सुलाया करती थी उस समय, तो महिलाएं अपने बच्चों को डराती थी, तैमूर आ जाएगा सो जा वरना, है ना। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे देखने को मिली। इतना ज्यादा सामाजिक रूप से हो गया था। हाँ, एक देखिए काफी ज्यादा अजीब परिस्थिति क्रिएट हुई देश के अंदर, वो बाल विवाह प्रथा भारत के अंदर शुरू हो गई इस समय में, ऐसा माना जाता है। कारण ये हुआ था कि तैमूर लंग के साथ आए हुए लोगों ने क्या करा, अपहरण और बलात्कार करना काफी तेजी से लोगों का करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो मेजोरिटी हिंदुओं की संख्या थी वो घबरा गई इस बात से और उन्होंने अपनी अपनी पुत्रियों का या बेटियों का विवाह जल्द से जल्द करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि दूसरे धर्म का या दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति आके किसी भी तरीके से हमारे धर्म की बेटियों का नुकसान ना करे, इसलिए उन्होंने क्या करा, बाल विवाह जैसी प्रथा को भारत के अंदर शुरू कर दिया। कारण माना जाता है, वन ऑफ द कारण भारत में कम उम्र की जो विवाह होने लगे वो इस समय में ज्यादा होते हुए दिखाई देते। हालांकि ये प्रथा पहले की, ऐसा नहीं कह सकते कि शुरू इस समय में हुई है, पहले की एंशिएंट इतिहास की बाल विवाह प्रथा है, लेकिन इस समय में तेजी से बाल विवाह बढ़ना शुरू हो गए। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए थे, सती प्रथा को रोकने वाला कौन, किसने प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो किया था। एक तरफ वो सती प्रथा के लिए या बाल विवाह जैसी समस्याओं के लिए कार्य कर रहा था, ऐसी प्रथा ना बढ़े, और एक तरफ इसने आगे क्या करा, ऐसी प्रथाओं में और ज्यादा चिंगारी दे दी, जिसकी वजह से पूरे देश में इस तरीके की तमाम समस्याएं क्रिएट हो गई, ठीक है। और नरसंहार काफी बड़े लेवल पे हुआ, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती, ठीक है। इसके बाद सैयद राजवंश आ जाता है आपका। सैयद राजवंश की हम लोग बात करते हैं। सैयद राजवंश में ये आपको कौन दिख रहा है? खिज़र खान। कौन है खिज़र खान? वही जो दिफालपुर लाहौर मुल्तान के गवर्नर बना के गए थे इसको, ठीक है। तो ये 1414 से लेके 21 तक पहले सैयद वंश के शासक जाने जाते हैं, सुल्तान जाने जाते हैं, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। ये तो भाई किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? तैमूर लंग को भारत में नियुक्त करके सुल्तान ये गवर्नर के तौर पर चले गए। तैमूर लंग की मृत्यु हो चुकी है इस समय, तैमूर लंग जीवित नहीं, ठीक है, लेकिन तैमूर लंग की मृत्यु के बाद में भारत में प्रभाव इन्होंने अपना जमाना शुरू कर दिया। इन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि भारत की गद्दी के ऊपर कोई बैठने लायक शासक बचा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपने 1414 के अंदर इस शासन की शुरुआत यहाँ पे कर, ठीक है। तो खिज़र खान होंगे इसके बाद में, और ये क्वेश्चन अभी पिछले साल पूछा गया था आपसे पीसीएस में, ठीक है, पीसीएस में, आईएएस में नहीं, पीसीएस में पूछा गया था। खिज़र खान, मुबारक शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह और आलम शाह की क्रोनोलॉजी लगाई, ठीक है, इनकी क्रोनोलॉजी लगाने वाली सिर्फ और सिर्फ ये क्रोनोलॉजी। सैयद वंश में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सैयद वंश से ये भी नहीं पूछा जाएगा कि पहला शासक कौन, अंतिम शासक कौन, कुछ नहीं, बस आपको 4 शासक हैं, चारों के नाम पता होना चाहिए कि इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, बस इतना पता होना। बहुत कुछ पता होना चाहिए तो पहले शासक के बारे में उनकी उपाधि के नाम से
जाने जाओगे आप सिख और अपने नाम के सिक्के चलाने के लिए जाना चाहता है, ठीक है। तो खिज्र का भारत में सैयद वंश की शुरुआत करने के लिए, और बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन अगर सैयद वंश से आएगा तो सिर्फ क्रोनोलॉजी लगाने को आएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप नाम लिख लीजिए सैयद वंश और उसमें ये क्रोनोलॉजी जरूर मेंशन कर लीजिए। पहले खिज्र खां 1414 से 1421 तक, पहले खिज्र खां 1414 से 1421 तक। मुबारक शाह लिख लीजिएगा उसके बाद 1421 से 34। ये सब लिख लीजिएगा जो हाईलाइटेड चीजें हैं ना इनके समय में, ये लिख लीजिएगा। हाँ, याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह 34 से 44। बैलोलोदीनी के समय आया था और इसी समय में था मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। बैलोलोदी का नाम हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी लोदी वंश की शुरुआत करेगा ये बैलोलोदी, ठीक है। और लास्ट में आराम शाह लिख लीजिएगा 44 से लेके 51 तक, ठीक है। 44 से 51। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब देखिए एक चीज और, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तैमूरलंग के आगमन की और तुगलक वंश के अंत की, तो सैयद राजवंश जैसा हमने देखा 1414 से 51 से तक चला, ठीक है। लेकिन इसके बीच में मैंने बताया था एक गैप है, ठीक। वो गैप क्या है? 1412 से लेकर 14 तक का एक गैप है, जिस गैप को बस थोड़ा सा समझ लीजिए, वो थोड़ी बात आपको समझ आनी चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं 1412 के अंदर यहाँ पे तुगलक राजवंश समाप्त हो गया, तुगलक का एंड हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अंत हो गया था। अंत होने का कारण बेसिकली बताया जाता है कि तुगलक वंश जो है 1412 के अंदर नसीरुद्दीन मोहम्मद इस समय में एक शासक थे, उनके समय में समाप्त हो गया, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक करके एक शासक थे, उनके समय में समाप्त हो गया 1412 के अंदर, ठीक। 1412 में समाप्त हो गया क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के बाद में या मोहम्मद के बाद में किसी ने दिल्ली की गद्दी के लिए अपने आप को क्लेम ही नहीं किया, ना तो इनके पुत्र ने किया नसीरुद्दीन मोहम्मद के, और ना ही इनके किसी रिलेटिव या कोई भी आसपास के व्यक्ति ने क्लेम ही नहीं किया कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर वो बैठना चाहते हैं, ठीक है। 1412 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है नसीरुद्दीन मोहम्मद की, और 1412 से लेकर 14 तक ये गद्दी खाली पड़ी हुई है। इस गद्दी के ऊपर बैठने वाला कोई सुल्तान नहीं, कोई शासक नहीं, गद्दी को चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सुल्तान या वजीरों के वजीर या फिर गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है।
गद्दी के ऊपर कोई किसी तरीके से बैठने के लिए नहीं है, वैकेंट है पूरा का पूरा प्लेस। और वैकेंट प्लेस के ऊपर नजर किसकी गई? खिज़र खां की, क्योंकि खिज़र खां उस समय में सबसे ज्यादा गवर्नरशिप लिया हुआ था भारत के अंदर। तैमूर का एक बड़ा हाथ था उसके ऊपर, तो तैमूर का बड़ा हाथ, और फिर उसके बाद में इतने बड़े लेवल पे वो भारत के क्षेत्रों को कंट्रोल करता था। तो खिज़र खां ने क्या बोला कि वो गद्दी के लिए आगे बढ़ेगा, और उसने क्या करा 1414 के अंदर ये आक्रमण दिल्ली की गद्दी के ऊपर, आक्रमण की भी जरूरत नहीं पड़ी, करेगा किस पे आक्रमण, है ना? तो आक्रमण की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी, राजा होना चाहिए उसके लिए सामने, तो राजा तो है नहीं, कोई वैकेंट पड़ा हुआ है प्लेस, तो ये गया और इसने जाके गद्दी के ऊपर अपने आप को स्थापित कर दिया, ठीक है। और तब से यहाँ पे देखा गया कि सैयद राजवंश की 1414 में शुरुआत। तो ये ध्यान रखिएगा 12 से लेकर 14 का जो समय काल है, क्या है ये? एक वैकेंट काल के तौर पर जाना जाता है। एम्प्टी पड़ी हुई है, गद्दी पे कोई बैठने वाला शासक नहीं, ठीक है। तो इस वजह से, और नहीं बैठने का कारण भी एक था, वो कारण ये था कि लोगों को अभी भी डर था कि तैमूर लंग के भी जो आने वाले लोग हैं, उस सल्तनत के मंगोलों के जो लोग हैं, वो भारत के ऊपर अटैक अभी भी कर सकते हैं। वो एक डर था जिसकी वजह से कोई गद्दी के ऊपर बैठना नहीं चाहता था, ठीक है। तो तुगलक वंश के बाद में, तुगलक वंश में इस समय में कोई भी इस काबिल नहीं था, कह सकते हो कि जो गद्दी के ऊपर बैठना चाहे। तो सैयद वंश इस वजह से यहाँ से शुरू होता है और ये वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना, सैयद वंश 14 से लेके अब 51 तक जो भी हमने पढ़ा, इसमें क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। एक दो फैक्ट है बड़े बड़े, वो आप लोग थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। सेम देखिए आगे क्या हुआ, जब आलम शाह 44 से लेकर 51 तक यहाँ पे गद्दी के ऊपर बैठा, तो आलम शाह गद्दी पे जब बैठा था उस समय मैंने बताया आपको बहलोल लोधी किसके समय में आ चुका था? मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। और इसका भरोसा जीत चुका था यहाँ पे आगे गवर्नर के तौर पर कार्य। और यही होता है किसी भी सल्तनत को अगर आपने परिवर्तित होते हुए देखा, एक से दूसरे में गई, तो किसने लिया? किसी गवर्नर ने ही तो लिया, है ना। तो उस गवर्नर ने बहलोल लोधी का यहाँ पे रूप ले लिया। तो बहलोल लोधी यहाँ पे क्या हुआ, शासक के तौर पर कैसे बैठा, उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि आलम शाह 44 से लेकर 51 तक अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हुए माने जरूर जाते हैं, लेकिन 1447 के अंदर ही इन्होंने संन्यास ले लिया। पहली बार सुनोगे तुम लोग ये शब्द, संन्यास। कोई राजा की गद्दी के ऊपर से संन्यास ले ले, रिटायरमेंट ले लिया अपने आप, ठीक है। भाई सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहे हो तुम, रिटायर होकर बैठ गए, ठीक है। इन्हें क्या करा, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था बहुत समय से, लेकिन इसको लगा अब रूल मेरे बस की बात नहीं है, मैं रूल नहीं कर पाऊंगा, या रूल करने लायक इसके पास में संपत्ति उतनी नहीं होगी, या जो भी बहुत सारे रीजन थे। इसने क्या करा, अपना रिटायरमेंट लिया, खुद अपने आप को क्या करा, रिटायर करके बदायूं के अंदर जाके बैठ गया। और बदायूं फिर इसने अपना प्लेस बना लिया, वहां रहता रहा काफी समय तक। अभी एक डाउटफुल है, बहलोल लोधी के हाथ में सत्ता दे दी गई। सत्ता कैसे दे दी गई? बहलोल लोधी से बोला गया दिल्ली या आसपास के इलाकों को संभालो, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ और मैं थोड़ा आराम चाहता हूँ और मैं गद्दी के ऊपर ज्यादा समय नहीं बैठूंगा, ये कहता हुआ ये चला गया। जब लोधी को लगा ही बहुत समय तक अब ये आएगा ही नहीं, तो बहलोल लोधी क्या करा, दिल्ली में अपने आप को शासक घोषित कर दिया। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई मार नहीं हुई किसी तरीके की, ना कोई वॉर हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। बहलोल लोधी ने आसानी से गद्दी अपने हाथों में ले, ठीक है। तो यहाँ से बहलोल लोधी औपचारिक रूप से दिल्ली के ऊपर का बैठ गया था 1451 में। इसलिए हम लोग 1451 से क्या शुरू करते हैं, अब अपना यहाँ पे लोधी वंश शुरू करते हैं। लोधी वंश की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, जो 1451 से लेके 1526 तक। और लोधी वंश में भी देखिए दो ही लोगों को पढ़ना है आपको, एक बहलोल लोधी का नाम पढ़ना है और एक इब्राहिम लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी यही दोनों इंपॉर्टेंट है जब इसकी बात करेंगे। 1451 से 1526 तक एक लंबा समय काल जरूर है, और लंबे समय काल के अंतर्गत बहुत सारे शासक आए गए, ऐसा हुआ जरूर होगा, लेकिन दो ही इंपॉर्टेंट शासक हमें यहाँ पे देखने जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सबकी क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ लेता, पीसीएस भी पूछ लेता, वो आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि कौन से शासक के बारे में, कौन सा शासक गद्दी के ऊपर स्थापित था। और नहीं भी पूछेगा तो यकीन मानिए दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है, ठीक है। अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है और समय काल याद है कि हाँ तैमूर लंग 1398 में आक्रमण किया था, तो आपको पता होगा 1398 में कौन उस समय में शासक था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इंटर रिलेट होकर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहो। अगर आपको क्रोनोलॉजी याद हो गई कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोधी तक की क्रोनोलॉजी ये है, ठीक है, वो क्रोनोलॉजी, वो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे शासकों की याद हो, बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट ना लगे उनको छोड़ते चलिए, कोई इशू नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे शासकों की आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला अब सैयद वंश की तो याद होनी ही चाहिए,
ये तो मैं आपसे शुरू से भी बोलता हूँ, पिछली बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया और मैंने बोला था सैयदवंश की सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछता है, पिछले साल उसने पूछा भी, ठीक है। तो वो यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए क्रोनोलॉजी कभी मत भूलिएगा किसी भी शासक की, कोई भी वंशों, क्योंकि इन वंशों में क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है। क्वेश्चन आपसे अगर कैसा भी पूछा जाए और आपको पता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिल्ली सल्तनत का ये है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा अभी जाके आप लोग ये काम जरूर करना। दिल्ली सल्तनत अप्रोक्स हमारी खत्म हो गई है, बच्ची कुछ जो भी है कल के क्लास में खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल के क्लास में प्रॉपर दिल्ली सल्तनत हमारी समाप्त हो जाएगी। अगर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आप पिछले 10 से 20 सालों के जितना मन करे क्वेश्चन लगा लीजिए, जो भी क्वेश्चन लगा के आएंगे आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे सिर्फ क्रोनोलॉजी से, ठीक है। तो आप जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, पता तो चले अप्रोक्स जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है ना, तो पता रहना भी बहुत जरूरी है कि आपको वो क्वेश्चन मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आ रहा है। इसलिए अपना इवैल्यूएशन करने से ज्यादा अपने पेपर्स का इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इवैल्यूएशन करा करो समय समय पे कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 साल के अगर आपने इसी समय क्वेश्चन लगा लिए दिल्ली सल्तनत के, तो यकीन मानिए फिर आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनको यूपीएससी का एग्जाम देना है वो 10 साल के दिल्ली सल्तनत यूपीएससी के पेपर लगा लें, जिनको पीसीएस का एग्जाम देना है वो जाके पीसीएस के सारे स्टेट्स उठा के एग्जाम लगे क्वेश्चन लगा लें दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। बिहार पीसीएस वाले खास करके दिल्ली सल्तनत अच्छे से कर लेना, जिनको बिहार पीसीएस भरा हो या बिहार पीसीएस देना हो, क्योंकि बिहार में हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन में मेडिवल को वो बहुत ज्यादा वरीयता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एंशिएंट और मेडिवल ही वहाँ बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न को धीरे धीरे यूपी वाले भी अपना रहे हैं, वो भी मॉडर्न को धीरे कम कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2023 का पीसीएस का क्वेश्चन आया, पेपर आया था जो 2023 में हुआ था, 23 ही हुआ, उसके बाद तो हुआ ही नहीं, टली रहा है तब से हम देख लिया। तो 23 में जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर अप्रोक्स हिस्ट्री के क्वेश्चन है 28, ठीक है। कितने? 28। अब 150 में से 28 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के पूछे गए, ठीक है। तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, ठीक। कितने? 28 क्वेश्चन पूछे गए, उन 28 क्वेश्चन में भी ज्यादातर क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल के हैं, ठीक है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, लेकिन हाँ अब ऐसा हो रहा है। तो एंशिएंट मेडिवल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पता है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बहुत पूछ चुके मॉडर्न वो लोग, तो अब अपना पैटर्न बदल रहे हैं और पैटर्न बदलते समय उनके लिए एंशिएंट और मेडिवल इंपॉर्टेंट करना जरूरी है, तो वो ये काम करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब थोड़ी बातें लिख भी लो जिससे आपके थोड़े नोट्स भी बन जाए, लिखिए इसके बारे में थोड़ा, जितना भी तक लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में। वैसे एक आज इम्पोर्टेंट डे है, पता है ना आपको? संविधान दिवस। संविधान दिवस के बारे में जानते हैं लोग? वैसे तो डिबेट कराते हैं, अगर अभिषेक सर भी होते इस समय में तो आप लोग की डिबेट कराई जाती, जिसमें संविधान दिवस के बारे में आप लोग को और जानकारी मिलती और उसके बारे में अच्छे से आप जान पाते, है ना। बट चलो कोई नहीं, संविधान दिवस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हो। क्या जानते हैं संविधान दिवस के बारे में? कब से लागू हुआ था संविधान दिवस? 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस लागू हुआ था। नहीं, लागू नहीं हुआ। हाँ। नहीं सर, पहले 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया। विधि दिवस या कानून दिवस को बोला जाता है। एग्जैक्टली 2015 में ही क्यों? भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती, ठीक है। उस जयंती को लेके ही हमने इसको संविधान दिवस नाम दिया था, जो आज का डे इसलिए इतना महत्वपूर्ण है संविधान दिवस। और हम 26 नवंबर 1949 में अपना संविधान का पहला रूप दुनिया के सामने रखे थे। ऐसा नहीं पूरा संविधान लागू ही हो गया था, है ना। हमने बस सिर्फ और सिर्फ संविधान का पहला रूप दुनिया के सामने रखा था, जिससे पूरी दुनिया जान गई थी कि अब हमारा एक संविधान होगा, हमारे भी लॉज एंड रेगुलेशन होंगे। कुछ चीज़ों को हमने भी यहाँ पर संकलित कर लिया और अब वो देश के अंदर कानून के तौर पर चलेगा। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 में पहली बार हमने कुछ कानून, कुछ आर्टिकल्स, कुछ संविधान के जो कह सकते हो पार्ट्स हमने उस समय लागू कर दिए। बकाया सारा का सारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसको हम लोग आज के समय में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। तो वो गणतंत्र दिवस के तौर पर वो डेट ही क्यों रखी गई थी, इसके पीछे का भी कारण पता होगा आपको? 26 जनवरी ही क्यों रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 से हम लोग ने अपनी आज़ादी मनाना शुरू कर दी थी लाहौर अधिवेशन के लिए, ठीक है। इसी वजह से हमने उस डेट को रखा था। और संविधान दिवस की बहुत बारीक बारीक सी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि अभी संविधान दिवस है और अभी ही पीसीएस का पेपर भी है, कुछ समय बाद हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरीके के वहाँ पे पूछ लिए जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब लिखिए इसके बारे में।
कहाँ तक लिखा दिया था? लास्ट क्या लिखा था आप लोगों ने? खिलजी वंश तक लिख लिया था? बलबन लिखा है? मतलब बलबन का मतलब गुलाम वंश लगभग खत्म हो गया था, है ना? उसके बाद में हम खिलजी वंश के बारे में लिखना है। चलिए खिलजी वंश हेडिंग डाल लीजिए। खिलजी वंश में ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं बस कि समय काल उनका क्या था, 90 से 96 तक था। ठीक है, उतना लिख के छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ें मैंने जो लिखाई थी आपको वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, जो 2-4 फैक्ट थे। बाकी यहाँ पे आप लिखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। से 1316। ठीक है, इसमें लिखिए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना, जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना, उसने इलाहाबाद जिले में, उसने इलाहाबाद जिले में इलाहाबाद जिले में अलाउद्दीन को कारा की जागीर दी थी। अलाउद्दीन को कारा की जागीर दी थी। कारा कारा इलाहाबाद का ही रीजन में कारा की जागीर। अलाउद्दीन ने 1294 में देवगिरी पर आक्रमण कर यह सिद्ध कर दिया था कि वह भारत का अगला सुल्तान बनने योग्य है। भारत का अगला सुल्तान बनने योग्य है। अलाउद्दीन ने 1296 में सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। और बलबन के राजत्व के सिद्धांतों को संशोधित कर लागू कर दिया। बलबन के राजत्व के सिद्धांतों को संशोधित कर लागू कर दिया। जैसे किंगशिप कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। जैसे किंगशिप राजशाही। जैसे किंगशिप कोई रिश्तेदारी नहीं जानता एवं राजा का वचन कानून है। राजा का वचन कानून है। राजा का वचन कानून है। उसने स्वयं को सिकंदर सानी
और उसने स्वयं को सिकंदर सानी और यामीन उल खिलाफत नसीरी, अभी टाइटल ये यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मोमिनीन, नसीरी अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। का टाइटल दिया था, ठीक है, का टाइटल दिया, स्वयं को उसने टाइटल दिया, का टाइटल दिया। अलाउद्दीन के अभियान, अगली हेडिंग डाली, अलाउद्दीन के अभियान। अभियान में 1297, पहला लिखिए 1297 मंगोलों पर आक्रमण, 1297 डैश लगा के लिखिए मंगोलों पर आक्रमण। उसके बाद सेकंड 1298 गुजरात अभियान, 1298 गुजरात अभियान। गुजरात अभियान उलोग खां और नुसरत खां के संरक्षण में, उलोग खान और नुसरत खां के संरक्षण में। हाँ सर आइए। उलोग खां और नुसरत खां के संरक्षण में, ठीक है। किसका उलूग उपाधि है, एक तरीके से बेसिकली बोला जाता है कि सेना का सेनापति, एक तरीके से, ठीक है, सेनापति की उपाधि उलूग बोली जो सेना का संरक्षण करता है बेसिकली, ठीक है। वैसे ये नाम है इसका, यहाँ पे नाम है, यहाँ नाम, हाँ, वैसे उसे उपाधि के तौर पर सेनापति कह सकते हो आप, सेनापति के तौर पर जाता है, ठीक है, मतलब इसका वही। तो गुजरात अभियान तो पता ही आपको, कौन था शासक वहाँ? कर्णदेव शासक था, ठीक है, चाहो तो लिख लो नीचे, शासक कर्णदेव, शासक कर्णदेव। और इसको यहाँ मिला कौन था? मलिक कफूर, और मिला यहाँ से मलिक कफूर, यहीं से मिला है, ठीक है, ये भी नीचे लिख लो, मलिक कफूर भी यहीं से मिला है, ठीक। 1294 जब ये शासक नहीं था, तब इसको जलालुद्दीन खिलजी को भेजा अटैक करने से, इसी के लिए इसने मांगा था। उसके बाद लिखिए रणथंभौर, 1301 रणथंभौर। शासक कौन है? अमीर देव, ठीक है, शासक का नाम लिख लीजिए अमीर देव। हमीर देव शासक है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 1303 मेवाड़ की विजय, 1303 मेवाड़ की विजय। हाँ, राणा रतन सिंह लिख लीजिएगा, डैश लगा के, राणा रतन सिंह। और पद्मिनी की भी कहानी यही वाली है, ठीक है, मेवाड़ी। उसके बाद दक्कन की विजय 1307 से 1313 ये दक्कन में लगा रहा, और दक्कन की विजय 1307 से 1313 तक दक्कन की विजय, ठीक है। अब दक्कन की विजय में 4 शासक बताए थे हमने आपको, ठीक है, 4 शासकों के नाम चाहो तो नीचे करके लिख लो। पहला लिख लो इसमें यादव साम्राज्य, पहला यादव साम्राज्य, शासक है रामचंद्र देव, यादव साम्राज्य, शासक है रामचंद्र देव। दूसरा काकतीय साम्राज्य,
काकतीय साम्राज्य, काकतीय साम्राज्य, शासक है प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। तीसरा होयसल साम्राज्य, होयसल साम्राज्य, होयसल साम्राज्य, शासक है बल्लाल तृतीय, होयसल साम्राज्य, शासक है बल्लाल तृतीय। चौथा पांड्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, शासक हैं वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ठीक है, ये इनके समय के आक्रमण है, जिस समय में इन्होंने आक्रमण करके दक्षिण के विजय के अभियान चलाए थे। और ये जितने भी मैंने आपको अभियान बताए, इन सारे के सारे अभियान में ये विजयी ही हुए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हर अभियान के अंदर ये जीता है। तो सारे अभियान में जीता हुआ शासक है, इसलिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिख लीजिएगा नीचे अलाउद्दीन के सुधार, अगली हेडिंग में लिख लीजिएगा अलाउद्दीन के सुधार, अलाउद्दीन के सुधार। ठीक है, और 3 हेडिंग डाल लीजिए। पहली हेडिंग डालिए बाजार सुधार, पहली हेडिंग डालिए बाजार सुधार, बाजार मार्केट। दूसरी हेडिंग डालिए भूमि राजस्व सुधार, दूसरी हेडिंग भूमि राजस्व सुधार, और तीसरी हेडिंग है सैन्य सुधार। ठीक है, तीसरी हेडिंग है सैन्य सुधार। सैन्य सुधार। ठीक है, और यही है आज का आपका होमवर्क। ठीक, ये तीनों सुधारों के बारे में आपको होमवर्क में लिखना है। ठीक है, इन तीनों के बारे में लिखना। मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, मैंने सारे सुधार आपको पढ़ाए। मार्केट पॉलिसी के अलाउद्दीन की पूरी पढ़ा दी है, और सैनिक सुधार भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और हमने भूमि सुधार के बारे में भी बात कर ली, किस किस तरीके के वो कर लगाया करता था, ये सब हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, बस आपको अब इसको होमवर्क में खत्म करना है, जिससे कल हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिख के, है ना, लोधी वंश के बारे में पढ़ लेंगे, जिससे हमारा लोधी वंश कल खत्म हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत का चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग फिर नेक्स्ट वीक में अपना नया टॉपिक शुरू कर पाएंगे। इसका क्या नाम होगा? मुगल साम्राज्य या मुगल सल्तनत। ठीक है, कल ही मेरा क्लास और है। ठीक है, उसके बाद में 3 दिन ही है। हाँ जी, चलिए, बाकी जैसा आपको बता दिया जाएगा, अभी एक ऑनलाइन क्लास भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में सब उपस्थित रहेंगे। देखते हैं हो सकता आज ही बस जा रहे हैं।